नमस्ते, सुप्रभात बच्चे। आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में मैं आप लोगों को छायावादी कवि निराला की कविता बादल राग पढ़ाऊंगी। बच्चे, निराला को बादल बहुत ही प्रिय लगता था। उनको वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही उसी प्रकार का था। उनके व्यक्तित्व में एक तरफ क्रांति की भावना थी तो दूसरी तरफ प्रेम का भी संदेश था। एक तरफ करुणा भरी कविता थी तो दूसरी तरफ शोषकों और शोषकों के प्रति उनके मन में क्रांति की भावना थी। तो छायावादी कवि जब प्रकृति की लोक में विचरण कर रहे थे, कल्पना के लोक में विचरण कर रहे थे, प्रकृति की गोद में चैन की नींद से सो रहे थे, उस समय भी निराला बहुत ही अच्छी कविता, समाज का, यथार्थ का चित्रण किया है अपनी कविताओं में। उस समय की कविता यह अनामिका उनके काव्य पुस्तक में बादल राग जो कविता है, इसमें प्रकृति का चित्रण है। प्रकृति के माध्यम से ही उन्होंने अपने क्रांतिकारी भावनाओं को लाया है। उनके व्यक्तित्व में जो क्रांतिकारी रूप है और सृजन का जो रूप है, वो दोनों इसमें प्रकट होता है। बच्चे, बादल में एक तरफ सृजन की भावना है, एक तरफ सृजन है, नवीन जीवन का संदेश है, तो दूसरी तरफ विध्वंसक रूप भी उसका दिखाई पड़ता है। जब बादल आकाश में गरजते हैं तो पूरा संसार कांप उठ जाता है, हृदय थाम लेता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी ने भी कहा है कि कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकटा वहाँ आकार, कड़क कड़क जब हंसते हम सब थर्रा उठता है संसार। तो इस तरह से बादल को पंत जी ने भी अपने काव्य का विषय बनाया। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा की भी कविताओं में देखते हैं कि वे मुख्य रूप से परोक्ष सत्ता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं। अपनी कविता में लिखते हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इस प्रकार की जो कविता लिखने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा है, उन्होंने भी इस तप्त धरती पर कजरारे मतवारे काले बादल की गुहार लगाई है, आह्वान किया है। वे लिखते हैं कि धूल भरा जग शूल भरा, नभ झुलसी देख दिशाएं निष्प्रभ, सागर में क्या सो न सके तुम करुणा के रखवाले, कहाँ से आए काले बादल कजरारे मतवाले। तो बादल पर अनेक कवियों ने, कवयित्रियों ने लेखनी चलाई है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, उन्होंने भी बादल पर कविता लिखी है। उन्होंने भी बादल को कहा है मानी बादल, चंचल बादल, पागल बादल। वे ऐसा क्यों कहते हैं? वे कहते हैं कि ऐ बादल, जब तुम्हारी आवश्यकता पृथ्वी पर बरसने की है, तब तुम आकाश में उमड़ घुमड़ कर चले जा रहे हो, तो तुम कैसे पागल बादल हो? कितने अभिमानी हो जो तुम नीचे पृथ्वी पर तरस रहे जीवों के लिए बरस नहीं सकते हो। और वे लिखते हैं, इसमें अंत में उनकी भावना भी प्रकट होती है। बादल को भी वे क्रांतिकारी रूप में ही यहाँ दिखाते हैं। वे इसमें अपनी भावना को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जीने हैं जो जीते हैं जो जीने वाले हैं। यानी तप्त धरती पर जब मूसलाधार बारिश की आवश्यकता है, तो उस समय तुम आते हो और जब थोड़ी वर्षा करके चले जाते हो आकाश में उमड़ घुमड़ कर, तो थोड़ी वर्षा में क्या होता है, पेड़ पौधे के ऊपरी पत्ते जो होते हैं वहीं पर वह पानी रह जाता है, नीचे धरती पर वहा नहीं पाता है। तो ये पेड़ के ऊपरी हिस्से यानी किसकी तरफ इशारा है? समाज के पूंजीपति वर्ग की तरफ इशारा है बच्चे। इस समाज के पूंजीपति वर्ग जो होते हैं, जब ऊपर से धनराशि जो आती है समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए, तब उनके पास तक ये धनराशि नहीं पहुंच पाती है। वो समाज के निचले पैदान तक वहाँ नहीं पाता है, ऊपर ही ऊपर लोग उसको समाप्त कर देते हैं। तो वहाँ भी इस प्रकार की क्रांतिकारी भावनाएं हैं। तो निराला जी ने बादल राग कविता में जो क्रांतिकारी भावनाएं चित्रित की है, उसका बहुत ही सुंदर बिंब है, जो मैं आप लोगों के सामने कविता पढ़ाने के पहले उपस्थित करती हूँ। इसमें क्या है बच्चे कि बादल एक ऐसा क्रांतिकारी है जो आकाश में घुमड़ घुमड़ कर अपनी घोर गर्जना से, वज्र हुंकार से वे पूंजीपतियों को हिला रहा है, डरा रहा है। जब लिखते हैं बादल राग कविता में कि जीर्ण जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के बादल। ऐ क्रांतिकारी बादल, तुम्हें किसान कैसे बुला रहे हैं? उनका हाड़ मांस सब सूख गया है। जैसे जेठ की चिलचिलाती धूप में धरती सूख जाती है, वैसे ही आज शोषित होकर, पीड़ित होकर हमारे कृषक,
हमारे मजदूर, हमारे पीड़ित लोग, वे आपको बुला रहे हैं, क्रांति करने के लिए बुला रहे हैं, क्रांति का आह्वान कर रहे हैं, आप आओ और इन पूंजीपतियों का सफाया करो। तो कविता का प्रारंभ इस प्रकार से निराला जी करते हैं, जिसमें एक ऐसा बिंब उपस्थित होता है कि जब बारिश होती है, घोर मूसलाधार वर्षा होती है, तो उसमें क्या होता है, रणभेरी, सबसे पहले तो बादल आता है तो रणभेरी यानी उसकी घोर गर्जना, वह रणभेरी है। उसके बाद जब उसके मूसलाधार बारिश होती है तो उसमें से जो कीचड़ होते हैं समाज में, वे बह जाते हैं, कीचड़ उसमें बह जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि उस वर्षा से कीचड़ बह जाते हैं, मगर जलज पर, कमल पर उस पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे खिलते रहते हैं। छोटे छोटे पौधे जब वर्षा होती है तो वे हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंची ऊंची अट्टालिका बिजली के कड़कने से सबसे पहले धाराशायी होते हैं। तो एक तरफ इसमें एक बिंब है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या है, तो ये जो बादल है वो क्रांतिकारी वीर है, क्रांति का आह्वान कर रहा है, और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में जो शोषक वर्ग हैं वे सोए हुए हैं। उन्होंने किसानों के, मजदूरों को, सर्वहारा वर्ग का खून चूस चूस कर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बना लिए हैं। आज उन्हें भय है, किससे भय है, तो ये गर्जन से भय है। वे अपना मुंह ढक लेना चाहते हैं जब घोर गर्जना होती है, क्रांति की आवाज जब गूंजती है तो वे डर कर अपने आतंक भवन में चले जाते हैं, मुंह छुपा लेते हैं डर से। लेकिन छोटे छोटे जो पौधे हैं वे खूब खुश होते हैं, जो पृथ्वी में सोए हुए बीज हैं, अब उनको नवीन आशा मिलती है, नवजीवन की आशा हो जाती है कि बादल बरसेगा, पानी आएगा तो हमें ऊपर, धरती से ऊपर संसार देखने का मौका मिलेगा, हम भी सिर उठाकर समाज में चलेंगे। तो इस प्रकार से एक बिंब है, एक रूपक अलंकार के माध्यम से निराला अपनी कविता के माध्यम से क्रांतिकारी भावना इसमें लाते हैं। वे चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो। उनकी कविता सरस्वती वंदना में भी वे नूतनता का आह्वान करते हैं, सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि बरदे वीणा वादिनी बरदे, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। अंत में इसमें लिखते हैं, लास्ट पंक्ति में, कि नूतनता का आह्वान करते हुए लिखते हैं कि नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र के नव, नव पर के नव विहग नव स्वर दे। तो इस तरह से निराला की कविता नूतनता का आह्वान करता है। तो उनका क्रांतिकारी रूप इस बादल कविता में साफ प्रकट होता है बच्चे। सरोज स्मृति उनकी जो कविता है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, इतने दुखी थे निराला कि अपनी सरोज स्मृति कविता में अपने दुख को 2 पंक्तियों में व्यक्त कर दिया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो जो दुखी व्यक्ति होता है वो, उसके मन में क्रांति की भावना अवश्य उठती है। वो चाहता है कि समाज में कुछ ऐसी उथल पुथल हो जाए, कुछ ऐसी क्रांति हो जाए जिसमें समाज में सब कुछ ठीक हो जाए, सर्वत्र शांति और खुशहाली छा जाए। निराला भी इसी के लिए बादल राग कविता में आह्वान करते हैं, बादल का आह्वान करते हैं। वे लिखते हैं, कविता देखो बच्चों, कविता की पंक्ति है कि तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती है माने तैरती है, समीर माने हवा, सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। बच्चे, अब हम इसमें जो बिंब है उसको भी स्पष्ट करते जाऊंगी। रूपक अलंकार के माध्यम से निराला जी कहते हैं कि हवा रूपी जो सागर है उस पर बादल तैर रहा है, और यह बादल क्या है, दुख की छाया है। अस्थिर सुख पर, अस्थिर सुख किसका है, पूंजीपतियों का है, शोषकों का है, धनी वर्ग का अस्थिर सुख है। और उस अस्थिर सुख पर यह जो बादल है समीर रूपी सागर पर तैर रहा है, उसकी छाया, काली छाया पूंजीपति वर्ग पर पड़ रही है, और वह छाया दुख की छाया है। अब उस पर दुख बरसने वाला है, अब उनका अस्थिर सुख समाप्त होने वाला है।
जग के दग्ध हृदय पर निर्दय निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जग के दग्ध हृदय पर, संसार का हृदय जला हुआ है। बच्चे, वर्षा काल के पहले की जो धरती होती है, जो सर्वत्र प्रकृति होती है, झुलस जाती है। नाद, नदी, नाले, ताल, तलैये सब सूख जाते हैं। धरती पर जो नदियां बह रही हैं वह भी सूख कर पतली हो जाती है। तो इस तरह से समूचे हृदय, पृथ्वी का हृदय जल रहा है। वैसी स्थिति में यह जलने वाला कौन है? यहाँ पर कवि बिंब के माध्यम से, रूपक अलंकार के माध्यम से यह हृदय जला किसका दिखा रहे हैं? समाज के सर्वहारा वर्ग का। सर्वहारा वर्ग अन्यायियों के, अत्याचारियों के, धनिक वर्गों के, शोषकों के अत्याचार से जल गया है उसका हृदय। अब वह सोचता है कि किस प्रकार से यह जले हुए हृदय पर आकर बादल बरस जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह जो विप्लव है, क्रांतिकारी बादल जो है, वह निर्दय होकर जब बरसेगा तो यह माया जो है, माया किसको कहा गया? जो शोषक वर्ग का सुख है। शोषक वर्ग ने जो धन ऐश्वर्य जमा कर रखा है, वह उसकी माया है। तो वह कैसे माया बह जाएगी? तो जब आकाश में बादल की छाया जब छाई हुई है, जो दुख रूपी छाया है, वह छाया जब बरसेगी तो उसकी बरसात में जो पूंजीपति वर्ग हैं, धनिक वर्ग की सारे सुख ऐश्वर्य सब उसमें बह जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे कवि कहता है, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह बादल जो है क्रांति की आवाज बुलंद करता है। अब उसे लड़ाई लड़नी है, रण क्षेत्र में आ गया है। तो लड़ाई होने के पहले बच्चे एक विप्लव, एक विपुल, एक हुंकार होता है, शंख ध्वनि होती है, माने लड़ाई की सूचना, यानी लड़ाई शुरू होने की सूचना वो दी जाती है कि अब सावधान हो जाओ सैनिक। यहाँ भी बादल अपनी घोर गर्जना से उन पूंजीपति वर्गों को, धनिक वर्गों को सावधान करता है कि अब तेरी कुछ भी नहीं चलेगी, मैं अब स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और अपनी नौका में भरकर क्या लाया है? अस्त्र शस्त्र हथियार। वह अस्त्र शस्त्र हथियार क्या है बच्चे? उस शोषित वर्ग की आकांक्षाएं हैं। वह नौका, जो बादल रूपी नौका हवा रूपी सागर में चल रहा है, उस नौका में क्या है? तो लड़ाई करने के लिए हथियार किस चीज़ का है? वो शोषित जन की आकांक्षाएं, भावनाएं उनकी उसमें भरे हुए हैं, वही हथियार हैं। और अब कभी आगे बढ़ता है, यह तेरी रणतरी, यह तुम्हारी जो नौका है उसमें युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र हथियार तो होने चाहिए। तो उसमें अस्त्र शस्त्र हथियार किस चीज़ के हैं? तो वही शोषित जन के आकांक्षाएं जो हैं, भावनाएं जो हैं, उनकी दबी कुचली आवाजें जो हैं, वह उस नौका में भरी हुई है। वही हथियार है किसके लिए? धनिक वर्गों के लिए। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घन भेरी गर्जन से, रणभेरी का जब गर्जन हुआ, आकाश में जब घोर गर्जना हुई तो सजग हो गया। कौन सजग हुआ? सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। पृथ्वी के हृदय में जो बीज पड़े हुए थे, जो सोए हुए थे, वे अब सिर उठा, सजग हो गए हैं, वे जाग गए हैं। यानी छोटे छोटे जो लोग हैं, आम जन है, सब में क्रांति की लहर आ चुकी है। सब लोग सोए हुए थे, डरे हुए थे, घर में सहमे हुए थे, दबे हुए थे पृथ्वी के अंदर। अब पृथ्वी के ऊपर आने की लालसा उनमें हो गई है। अब वे सजग हो गए हैं। सजग होकर क्या हो रहा है? आशाओं से नव जीवन की, वे आशा लेकर के, नए जीवन की आशा लेकर वे सजग हो गए हैं। और उस रणभेरी की आवाज़ सुनकर वे भी तैयार हो गए हैं। कैसे? ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। ऊंचा करके, अपने सिर को ऊंचा करके। जब बीज धरती के नीचे होते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें अंकुर होता है, वह धरती की मिट्टी को ऊपर उठाकर उठना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि वह भी नवीन आशा लेकर, नवजीवन की आशा लेकर ऊपर आना चाह रहा है।
तो यह अंकुर क्या है, बीज अंकुर क्या है, यह छोटे छोटे जन हैं, आम जन हैं, सर्वहारा वर्ग है, शोषित पीड़ित जन हैं। वे अपनी नवीन आशा लेकर, नव जीवन की आशा लेकर अपना सिर ऊपर उठा रहे हैं, ऊंचे से देख रहे हैं और कहते हैं, ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल, और ऊपर ताक करके झांक करके कहते हैं सिर उठाकर कि ऐ क्रांतिकारी बादल तुम आओ, तुम्हारी आवश्यकता है पृथ्वी पर। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूषलधार, फिर बार बार गर्जन, फिर बादल गरजता है, घोर गर्जना करता है, फिर वर्षा होती है। कैसी वर्षा, मूषलाधार वर्षा। मूसल मोटे मोटे होते हैं बच्चे, पहले प्रयोग किए जाते थे, धान कूटा जाता था मूसल से, तो इसीलिए इस धार को मूषलाधार वर्षा, मोटे मोटे धार से वर्षा शुरू हो गई है। हृदय थाम लेता संसार, जब घोर गर्जना बादल करता है आकाश में तो पूरा संसार अपना हृदय थाम लेता है डरकर। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यह कठोर वज्र जो हुंकार है, ध्वनि है, उसको सुनकर हृदय संसार थाम लेता है बच्चे। और हृदय थाम करके वह सोचता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यह घोर कठोर हुंकार सुन सुनकर सारा संसार अपने डर से हृदय थाम लेता है। अशनिपात से शापित उन्नत सत सत वीर, अशनिपात से शापित, अशनि माने बिजली, पात माने गिरना, बिजली के गिरने से उन्नत सैकड़ों शरीर वीर जो हैं, जो वीर सैकड़ों शरीर धारण किए हुए हैं, उन्नत हैं यानी ऊंचे उठे उठे हैं, छत विक्षत हत अचल शरीर, वे अशनिपात से जब बादल गरजता है, वर्षा होती है तो बिजली भी कड़कती है बच्चे, और उस बिजली के कड़कने पर जब बिजली गिरती है तो जो ऊंची ऊंची चीजें होती हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग की ऊंची अट्टालिकाएं, पर्वत, ये सब पर ही बिजली गिरती है, तो ये सब धाराशायी हो जाते हैं। अशनिपात से शापित उन्नत सत सत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, गगन स्पर्शी गगन चुंबी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, धीर है, गंभीर है, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आकाश से कि हम तुम्हें छू लेंगे। वे कैसे हो जाते हैं, जब बिजली कड़कती है, गिरती है उन पर तो छत विक्षत लहूलुहान हो जाते हैं। वे सैकड़ों पहाड़ पर्वत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं सब छत विक्षत होकर खत्म हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, और नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं, जब वर्षा होती है तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं तो गिरती हैं, पर्वत गिरते हैं, धाराशायी हो जाते हैं, जो स्थिर है, धीर है, गंभीर है, वे पर्वत भी धाराशायी हो जाते हैं उस अशनिपात से, उस बिजली के गिरने से। लेकिन छोटे छोटे पौधे जो हैं, जैसे ही वर्षा होती है वे हरे भरे हो जाते हैं, खिलने लगते हैं। गर्मी में जो झुलस गए थे पौधे, जो छोटी छोटी ध्रुवा दल था वह भी बहुत ही झुलस गया था, वर्षा होने से उनमें भी हरियाली आ गई है। सस्य अपार, अपार माने जिसका कोई पारा नहीं है, छोटा नहीं, बहुत हरियाली छा गई है, छोटे छोटे पौधे बहुत खुश हैं, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, वे हिल हिल कर, वे हवा से हिल हिल कर खिलते हैं, हंसते हैं और हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। हाथ हिला हिला कर तुझे बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव माने क्रांतिकारी जो आवाज है, उससे जो समाज का निचला पैदान है, जो समाज का सर्वहारा वर्ग है, जो दबे कुचले लोग हैं, वही लाभान्वित होते हैं बच्चे। इसलिए इस विप्लव रस से वे डरते नहीं हैं, बल्कि खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, उसमें हरियाली आ जाती है, वे उनका पूरा शरीर हरा भरा हो जाता है, मन उनका खुश हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों से दमित से, शोषित थे, पीड़ित थे, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, वे पृथ्वी के नीचे सोए हुए थे। आज जब बादल घोर गर्जना कर रहा है, यह क्रांतिकारी बादल जब गर्जना करता है तो वे बहुत खुश होते हैं। जहाँ धनिक वर्ग की सारी जो गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं वे ध्वस्त हो जाती हैं, लेकिन वही छोटे छोटे पौधे बहुत खुश रहते हैं, उनकी हरियाली हरियाली और हरे भरे वे हो जाते हैं, वे झूमने लगते हैं और उस क्रांतिकारी बादल को बुलाते हैं। तो बच्चे आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद फिर मैं आगे दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगी। तो समझ गए होंगे बादल राग कविता, इसमें कितना सुंदर बिंब उपस्थित किया है कवि ने। यह चित्रात्मक बिंब है बच्चे, इसमें
बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है निराला जी, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है ध्वंसक और निर्माण का, वह बादल में स्पष्ट साफ इस कविता में दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से बादल अब कविता का आधांश खत्म हुआ। अगले दिन फिर सेशंस अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।